लंबे समय से एक विवाद का मुद्दा रहा है कि जब हिंदुस्तान के समस्त सनातन धर्म लंबे समय से एक विवाद का मुद्दा रहा है कि जब हिंदू धर्म या यूं कहा जाए सनातन धर्म की सभी क्रियाकलाप जैसे कि त्योहार या जो कुछ भी हो वो विक्रम संवत पर आधारित है, उनकी तिथियों पर आधारित है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जब बनाने की बात छिड़ी या नौबत आई, जरूरत महसूस हुई, तो फिर शक संवत क्यों चुना गया? ये अक्सर विवादों में रहता है। आज जब मैं अपने क्लास में था तो एक लड़के ने मुझसे पूछ दिया। खैर, मैंने उसको क्या बताया ये तो अलग की बात है। मैं सोचा कि आपसे भी एक चर्चा कर लिया जाए कि जब पूरा का पूरा क्रियाकलाप हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जब विक्रम संवत पर आधारित है, तो फिर शक संवत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में? ठीक है, वो विक्रम संवत बनाया जा सकता था। तो आज जरा देखा जाए कि विक्रम संवत और शक संवत में फर्क क्या है और क्यों शक संवत की जरूरत पड़ी। उसके राजनीतिक पहलू को भी समझा जाएगा और उसके वैज्ञानिक पहलू को भी समझा जाएगा। एक बात तो सबसे पहले मैं आपसे यह बता दूं कि विक्रम संवत और शक संवत, फिर इस्लाम में जो हिजरी संवत है या ग्रेगोरियन कैलेंडर है, दुनिया का कोई भी संवत है, वह दो पर आधारित होता है, या तो सूर्य और या तो चंद्र की गति पर। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है, उसके आधार पर या तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कोई भी कैलेंडर होगा इन दो आधारों पर होगा, सीधी सी बात। अब इसी आधार पे हम लोग सूर्य के सापेक्ष बात करते हैं तो कहते हैं सौर मास, अगर चंद्र के सापेक्ष बात करते हैं तो कहते हैं चंद्रमास। अब एक बात और भी मामला फंस जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत दोनों चंद्रमास पर आधारित है। दोनों की शुरुआत जब हुई है तो चंद्रमास पर ही आधारित है। अभी क्या होता है और जरूरत क्यों पड़ी ये शक संवत की, इसके दोनों बातों को समझा जाएगा। क्या सही में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उसमें कोई दिलचस्पी थी कि वे विक्रम संवत को ना करके हम सीधे शक संवत का प्रयोग करें? और उस वक्त जो कैलेंडर समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उन्होंने क्यों शक संवत वही राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया? आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी कैलेंडर या कोई भी संवत जब बना होगा तो उसका दो ही आधार हो सकता है, या तो सूर्य या तो चंद्र। तो जरा इस पे नजर दौड़ाइए कि ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा कोई भी पिंड ऐसे कर रहा होता है, ऐसे करना। जरा इसको देख लीजिएगा, ये सबसे बड़ी, कोई भी पिंड है ये सूर्य की परिक्रमा ऐसे कर रहा होता है। तो जो परिक्रमा कर रहा होता है तो वो पिंड है, पिंड की अपनी कोई गति होगी, कोई स्पीड होगा, उसी स्पीड से तो ये सूर्य की परिक्रमा ऐसे कर रहा होगा। हमको संवत जानने के लिए और विक्रम संवत की जगह पर शक संवत का प्रयोग क्यों हुआ, इसके राजनीतिक और वैज्ञानिक पहलू को दोनों को समझने के लिए हमको तीन की गति जानना बहुत जरूरी है। एक गति कि पृथ्वी अपने धुरी पर ऐसे घूमती है, कहते हैं ना दिन रात हो जाता है 24 घंटे में, तो पृथ्वी की गति को समझना होगा। ये इसकी घूर्णन गति हो गई, अपनी धुरी पर घूर्णन गति। और पृथ्वी की वो भी एक गति होगी, वो भी एक ऐसा स्पीड होगा जो एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है, जिसको एक साल कहा जाता है, एक वर्ष कहा जाता है। दो समझना बहुत जरूरी है। एक तीसरा उसमें पुट शामिल क्या होगा कि पृथ्वी के किनारे किनारे चंद्रमा घूम रहा है, तो चंद्रमा का भी कोई अपना स्पीड होगा ना, गति होगा। तो तीन की गति समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको गति बता रहा हूं और कैसे विक्रम संवत शक संवत का एक लफड़ा क्या है, क्यों शक संवत है, अभी अपने आप शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। तो एक बात मैं ये बता दूं कि जो पृथ्वी है, अगर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर ऐसे लगा रही है और यही पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे गोल 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 घूमती होगी, भाई सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ा तो इधर दिन होता होगा, इधर रात होता होगा, फिर घूम करके इधर आ गया तो इधर दिन इधर रात, ऐसे होता होगा, सीधी सी बात है। तो पृथ्वी दो अलग अलग गतियां पृथ्वी की हम लोग देखेंगे। अब ये जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है, तो चंद्रमा का सूर्य से कोई लेना देना तो है नहीं,
चंद्रमा तो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा की अपनी गति होगी, होगी ना। अब जरा गति को देख लीजिएगा खूब ध्यान से। पृथ्वी की घूर्णन गति का मतलब कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे घूम रही है गोल गोल, यानी कि 24 घंटे में कहते हैं ना, 24 घंटे में दिन रात, 24 घंटे में दिन रात पूरा हो जाए। क्लियर इतनी बात। अब 24 घंटा हम लोग कह तो देते हैं, जिसने भी विक्रम संवत बनाया, जिसने भी शक संवत बनाया, हिजरी संवत बनाया होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, चाइनीज, जापानी, जो भी दुनिया का कैलेंडर बनाया होगा, वो कितना महान होगा, जरा इसका अंदाजा थोड़ा सा लगाया जा सकता है, कल्पना तो नहीं की जा सकती हम लोग बैठकर यहां पर। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, हम लोग जनरली कह देते हैं 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, लेकिन रियल में वो कितने देर में लगाती है, इसको जरा देख लीजिएगा कि वो रियल में कितने देर में लगाती है। वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड एक चक्कर, यानी कि 24 घंटा नहीं, 24 घंटा नहीं, यानी कि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लिया, जबकि हमारी घड़ी का जो टाइम सेट है वो 24 घंटे का सेट है ना। अब एक बात बताइए, प्रतिदिन रोज 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये 4 मिनट कहां जाता होगा, कभी कल्पना हम नहीं कर सकते। जब उस कंपटीशन लेवल पे आते हैं तो सारी चीजें हमको समझ में आती हैं। अब पृथ्वी जब घूम रही है ऐसे, तो पृथ्वी की गति भी तो कुछ होगी, स्पीड 1674 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे ऐसे घूम रही है। और एक चक्कर कितने देर में, यानी कि दिन रात जो हो रहा है वो 23 घंटा 56 मिनट। सारा लोचा यही समझ में आपको आएगा। यहां 4 मिनट का मामला यहां आपको दिखाई दे दिया। अब जरा दूसरा देख लीजिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा रही है, ये सूर्य का एक चक्कर, ये सूर्य का एक चक्कर ऐसे पृथ्वी लगाती है, तो वो कितने, इसकी स्पीड देख लीजिएगा, ये देखिए जरा मजेदार, 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने स्पीड से लगाती है, तो 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। यानी कि मोटा मोटी बात कर लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर मोटा मोटी, हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। ठीक है। अब अगर वीडियो 10 मिनट का होगा, 10 मिनट का वीडियो आप लोग अगर देख लेंगे तो इतने देर में 18,000 किलोमीटर पृथ्वी जा चुकी होगी। अगर 10 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट का वीडियो देखेंगे तो पता चला 18,000 किलोमीटर पृथ्वी जा चुकी है और हम लोग यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। खैर आइए, अब यहां पे देखिए, एक लोचा आपने यहां देखा कि 4 मिनट का मामला यहां फंसा आपको दिख रहा है। अब जरा ये देखिए, जनरली में लोग कह देते हैं 365 दिन, 365 दिन कह देते हैं, लीप ईयर में कह देते हैं 366 दिन, लेकिन क्या वो 365 366 एग्जैक्ट है? नहीं है, नहीं है, वो एग्जैक्ट नहीं है। अब कैसे नहीं है ये देख लीजिएगा, कैसे नहीं है। इस स्पीड से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का टाइम लग रहा है एक साल में। कितना? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का टाइम लगता है। यानी कि ना तो 365 में रहा और ना ही 366 में रहा, यानी कि मोटा मोटी हम लोग कह देते हैं कि 6 घंटा। एक मोटा मोटी का मामला होता है, 6 घंटा कह देते हैं, और 4 साल बाद जाकर 6 चौको 24 घंटा पूरा होता है, तो कह देते हैं कि चौथे साल में एक दिन बढ़ा देना है, कह देना है 366 दिन। लेकिन क्या वो 366 होगा? नहीं होगा। यहां भी देखिए पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है। जो 6 घंटा हम लोग कहते हैं वो 6 घंटा नहीं होता है, यह नियर अबाउट अगर आप कहेंगे तो 12 मिनट का मामला यहां फंस रहा है प्रतिवर्ष। और प्रतिवर्ष अगर 12 मिनट का मामला फंस रहा है तो 4 साल पे 12 चौको 48, मोटा मोटी 1 घंटे का मामला यहां फंसेगा। तो अब ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, जो कंपटीशन पढ़ता है कि 400 साल बाद भी
कैलेंडर में हेरफेर करना पड़ जाता है। ठीक है, आइए, एक तो वो समझ में आपको बात आ गई। अब जरा चंद्रमा की गति देख लीजिएगा। चंद्रमा एक ऐसा पिंड है कि अपनी धुरी पर भी उतनी ही दिन में चक्कर लगाता है जितना पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अपनी धुरी पर भी कितने दिन में एक चक्कर लगाता है? 27.3 दिन, यानी 27 दिन से कुछ ज्यादा। और पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है? 27.3 दिन में, यानी 27 दिन से कुछ ज्यादा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो झूठ बोल रहा है, चंद्रमा 27 दिन में थोड़ी लगाता है, वो 29 और 30 दिन में लगाता है। लेकिन ना, 29-30 दिन में नहीं लगाता है। यहां भी एक मामला है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो लगाएगा वो कितने दिन में लगाएगा? 27.3 दिन में लगाता है। चंद्रमा के स्पीड की बात कर लिया जाए तो 3683 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चंद्रमा चक्कर लगाता है। लेकिन अब यहां भी एक मामला है। अब मामला क्या है? ये 29 और 30 दिन कहां से आ गया? 29 और 30 दिन कहां से आ गया? अब 29-30 दिन यहां से आ गया कि जरा ये देखिएगा, चंद्रमा एक चक्कर जो लगा रहा है, चंद्रमा एक चक्कर जो लगा रहा है, अगर ये चंद्रमा है, चंद्रमा एक चक्कर पृथ्वी का ऐसे लगाया, तो अगर वो 27.3 दिन अगर पृथ्वी यहां पर स्थिर होती, पृथ्वी स्थिर होती, तो चंद्रमा यहां से आता और यहां पर आ जाता 27 दिन 3 घंटे। 27.3 में यहां आ जाता, यहां आ जाता, घूम घूम के यहां आ जाता। लेकिन मामला यह है कि जब ये पृथ्वी है, चंद्रमा जब यहां से आ रहा होता है तो पृथ्वी यहां से खसक कर यहां आ चुकी होती है। पृथ्वी की भी तो अपनी गति है। पृथ्वी अगर स्थिर रहती तो चंद्रमा एक चक्कर घूम आ जाता तो 27.3 दिन में घूम जाता। लेकिन जब 27.3 दिन में चंद्रमा यहां आ रहा होता है तो पता ही चला कि पृथ्वी खसक के यहां आ गई है। फिर यहां ऐसे आ रहा तो पृथ्वी पता नहीं खसक के यहां आ चुकी है। पृथ्वी की अपनी एक गति है, तो वो अतिरिक्त टाइम उसको लगता है। फिर पृथ्वी का जो वो पृथ्वी के खसकने से जो अतिरिक्त जगह उसको कवर करने के लिए चंद्रमा को अतिरिक्त समय लगता है। तो फिर वो लगभग मोटा मोटी 2 दिन से कुछ ज्यादा का टाइम लग जाता है चंद्रमा को वह अतिरिक्त समय पूरा करने में। नहीं तो चंद्रमा के पृथ्वी के सापेक्ष की बात किया जाए तो चंद्रमा एक महीने में, यानी कि एक चक्कर कितने दिन में लगा रहा है? 27.3 दिन में। लेकिन वह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के लिए थोड़ा सा और खसक लेती है, तो उसको अपना पूरा का पूरा चक्कर करने में 29.5 दिन का टाइम लगता है। अब 29.5 दिन का टाइम यहां लगा। अब 29.5 को अगर हम निकालें, अगर एक महीना मान लें और मान लें कि साल में 12 महीने होते हैं, मान लेते हैं साल में 12 महीने होते हैं। अगर 12 महीने की बात कर लिया जाए तो ये कुल मिलके बनेगा 354 दिन। ये भी मोटा मोटी है, याद रखिएगा, 354 दिन। अब जरा एक बात बताइए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा रही है 365 दिन में, 365 दिन में। ये भी एक मोटा मोटी है, अभी मैंने दिखाया था। देखिए, ये भी सब मैंने दिखाया था। ये भी 365 नहीं है, ये 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, उसमें भी मामला फंसा हुआ है। चंद्रमा को अगर 29.5 मान लिया जाए तो चंद्रमा का 12 चक्कर पूरा होगा कितने दिन में? 354 दिन में। वो भी मोटा मोटी है, वो भी एग्जैक्ट नहीं है। अब 354 दिन और 365 दिन, कुल मामला कितने का यहां फंस गया? 11 दिन का फंस गया। 11 दिन का फंस गया कि नहीं फंस गया? अब एक बात बताइए, अगर चंद्रमा ऐसे करके यहां आ जाए, ऐसे करके अगर वो 12 महीना पूरा कर लिया, चंद्रमा ऐसे करके 12 महीना पूरा कर लिया, आखिरी में 11 दिन बच गया कि नहीं बच गया? बच गया ना। अब 11 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर तो पूरा नहीं कर पाएगा, आधा ही तो पूरा कर पाएगा। अब या तो ना तो वो 13 महीने में हुआ और ना ही वो 12 महीने में हुआ, जबकि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर ली। पृथ्वी का एक चक्कर तो पूरा हो जा रहा है।
तो कैलेंडर या तो चंद्रमा पर आधारित हो सकता है और या तो सूर्य पर आधारित हो सकता है। दोनों पर आधारित जब करेंगे तो मामला फंसेगा। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर ने पूरी दुनिया में वर्चस्व बनाया है तो सिर्फ इसलिए कि उसने बहुत संशोधन करते 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 यह सौर और चंद्र मास को घटा के बढ़ा के वो एक जगह लाया है। ठीक है, जैसे इस्लामिक कैलेंडर की बात है जिसको हिजरी कैलेंडर कहते हैं, तो हिजरी कैलेंडर में क्या है कि यही सिर्फ उसने चंद्रमा को माना, बात खत्म। तो चंद्रमा को माना तो 12 महीने पूरे होते हैं। उनका जो 9 वर्ष होता है, कभी वो जून के महीने में पड़ता है, कभी मई के महीने में पड़ता है, कभी कभी के महीने में पड़ता है। एक बात समझ में आ गई ना। अब आते हैं हम लोग विक्रम संवत और शक संवत पे। अब विक्रम संवत शक संवत की बात कर लिया जाए, दोनों जब बने थे तो दोनों चंद्रमास पर आधारित थे, उसका सूर्य से कोई लेना देना नहीं था। यानी कि अगर 11 दिन बच जा रहा है तो कोई मतलब नहीं, हमको उस 11 से मतलब नहीं है। लेकिन जब अगर अंग्रेजी कैलेंडर से तुलना करेंगे तो पता ही चलेगा इसे 11 दिन घटाते चलेंगे तो कभी आपका भी, यानी कि वो चाहे विक्रम संवत शक संवत की बात कर ले, तो कभी हमारा 9 वर्ष मार्च के महीने में पड़ सकता है, कभी अप्रैल के महीने में पड़ेगा, कभी फरवरी के महीने में पड़ेगा, कभी किसी महीने में पड़ेगा। तो फिर इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ये किया गया कि वो 11 दिन जोड़ जोड़ के जब 3 साल पूरा होता है तो वो कुल मिला के मोटा मोटी 30-32 दिन का एक तैयार हो जाता है, यानी कि 1 महीना अतिरिक्त हमको मिल गया। तो फिर विक्रम संवत में क्या होता है कि वह 1 महीना अतिरिक्त जो है, तो वो जो बैलेंस 11 दिन का गड़बड़ा रहा था उसको हम अतिरिक्त मास में ला देते हैं, उसी को हम अधिमास या मलमास कहते हैं। तो वो जो बैलेंस गड़बड़ हो रहा था उसको हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, ये एक विक्रम संवत में हुआ, तो उस पर पूरा का पूरा आधारित है। अब जरा इस पे नजर दौड़ाइए। ये देखिए विक्रम संवत और शक संवत। जो शक संवत बना, अब शक संवत को क्या किया गया, बहुत हद तक कोशिश करके वो चंद्र मास और सौर मास जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के तर्ज पर उसको बैलेंस किया गया कि ना घटाना पड़े ना बढ़ाना पड़े। पता ही चला कि 9 वर्ष जो है कभी 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, फिर ऐसे कर, तो वो ना करना पड़े। तो शक संवत ने एक बैलेंस बना लिया। अब शक संवत ने जब बैलेंस बना लिया तो ये शक संवत का देखिएगा सामने कैलेंडर पड़ा हुआ, ठीक है, दोनों के महीने समान है। शक संवत में 22 मार्च को 9 वर्ष मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च से चैत का पहला दिन शुरू होता है। अब चैत 30 दिन का होता है, वैशाख 31 दिन का होता है, ज्येष्ठ 31 दिन का, आषाढ़ 31 दिन का, श्रावण 31 दिन, भाद्रपद 31 दिन, अश्विन 30, कार्तिक 30, मार्गशीर्ष यानी कि इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में अगहन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अगहन कहा जाता है। ये भी 30 दिन का। अच्छा, अश्विन को गांव देहात में से कुआर कहा जाता है, कुआर, जबकि कुआर, ठीक है, कुआर या कुआर कहा जाता है, जबकि है क्या नाम, अश्विन। पौष 30 दिन का, माघ 30 दिन का, फाल्गुन 30 दिन का। जबकि एक बात बताइए, काल्पनिक ही तो है। अभी मैंने आपको पूरी बात बताई कि चांद का यानी कि चंद्र मास का 1 महीना वो न 30 का हो सकता है न 31 का हो सकता है, वो 29 से 29.5 तक ही होगा ना। लेकिन जब हम सौर मास से उसका कंपेयर करेंगे, वो 10 दिन इधर उधर ना हो, तो फिर धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन उसमें बढ़ा के इस चीज को बैलेंस बनाया गया है। तब एग्जैक्ट जो है 22 मार्च को, और उसी में 4 साल पर लिप ईयर जब जोड़ देंगे तो चूंकि चैत महीना उस लिप ईयर में 31 दिन का हो जाता है, तो उस साल 21 मार्च को पड़ता है 9 वर्ष, ठीक है। लेकिन अब अगर विक्रम संवत को बना दिया गया होता कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत, हालांकि किसी पे दबाव थोड़ी डाला गया कि भाई आप न मनाइए,
आज भी पूरा का पूरा जो भी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जितने क्रियाकलाप होते हैं वह सब के सब विक्रम संवत पर आधारित है। कहीं पे कोई रोका पाबंदी तो लगी नहीं। अब अगर इसी को अगर विक्रम संवत पे किया गया हो, तब मान लीजिए एक बात कह रहा है, तो विक्रम संवत में ये एग्जैक्ट नहीं है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो फिर वही, अब विक्रम संवत एग्जैक्ट नहीं है तो एक बात और भी जान जाइए, जब ये मामला ये बनेगा कि चंद्रमा 29 दिन में यहीं पर आके रुक गया होगा ना, तो यानी कि जब हम कहते हैं ना कि मुहूर्त की शुरुआत, तो कभी मुहूर्त शुरू होता है सुबह 5 बजे, कभी दिन में 10 बजे, कभी शाम को। अक्सर होली कब मनाई जाएगी या दिवाली कब मनाई जाएगी तो कहा जाएगा कि मुहूर्त इतने बजे से इतने बजे से शुरू हो रहा है, रक्षाबंधन कब है तो इतने बजे से शुरू हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए होता है कि 29.5 दिन पे ये जाके यहीं खत्म, तो यहां से शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा, तो वो कहीं पर भी एक चक्कर ऐसे खत्म हो सकता है, और जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, ऐसे करके। तो अब एक बात बताइए जरा, ये 30 दिन का जब नहीं होगा तो ये सब कुछ जो मामला यहां बन के आएगा, अब आप 11-11 दिन का बैलेंस जब गड़बड़ हो रहा है तो चैत का महीना 22 मार्च को ही एग्जैक्ट कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हर साल 11 दिन का डिस्टर्ब हो रहा है, मामला हो रहा है ना डिस्टर्ब। विक्रम संवत बना कब है? 57 BC यानी कि ईसा पूर्व। शक संवत 78 AD यानी कि ईस्वी, 78 ईस्वी में बना हुआ है। आज के डेट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, विक्रम संवत के लिए क्या करना पड़ेगा? 2025 में आप क्या कीजिए, 57 जोड़ दीजिए, क्योंकि इस कैलेंडर जो हम लोग ईसा वाला कैलेंडर जानते हैं उसे 57 साल पहले से चल रहा है। तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है? तो आप कहेंगे 2082 विक्रमी, यानी विक्रम संवत 2082 चल रहा है। अब आपसे अगर मैं पूछ दूं कि इसका जो 9 वर्ष है वह कब शुरू हुआ था? अभी शुरू हुआ होगा ना, एग्जैक्ट तो है नहीं, क्योंकि 11 दिन का वो लोचा है, अलग अलग डेट पे पड़ेगा, है ना। तो इस साल का ये जो 2082 विक्रमी है वह इस साल का 9 वर्ष कब मनाया गया था? तो आप कहेंगे कि इस साल जो पड़ा था वह 30 मार्च को पड़ा था। याद रखिएगा 30 मार्च को पड़ा था, ठीक, 30 मार्च को पड़ा था। अब अगले साल यानी कि इसका जो 2083 विक्रमी होगा, 2083 विक्रमी वह कब पड़ेगा? तो वो पड़ेगा 19 मार्च को। कब पड़ेगा? 19 मार्च को पड़ेगा। इसके पहले 2021 का विक्रम संवत का कब पड़ा था? 9 वर्ष। कब पड़ा था? 9 वर्ष। तो आप कहेंगे 9 अप्रैल को था, 9 अप्रैल को, ठीक है, ये 9 अप्रैल को। अब इसके बाद से फिर जाके दोबारा मलमास लग जाएगा, यानी कि फिर तो ये रोटेट करता रहेगा, जबकि ये फिक्स है। तो दुनिया में सरवाइव करना था, और जब दुनिया में सरवाइव करना था तो पूरी दुनिया आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रही है, सिर्फ इसलिए कि इतना लंबा चौड़ा कंफ्यूजन किसके किसके समझ में आएगा। मैं पढ़ा हूं, आप पढ़े हुए हैं, तो ठीक है, हम लोग यहां समझ जा रहे हैं कि 11 दिन, 13 दिन, 1 दिन, 2 दिन का इधर ये आएगा, इधर वो आएगा, ये कितने लोगों को समझ में आएगा। आज भी गांव में जो मलमास लोग जानते हैं, अभी से इस साल जो है शायद जेठ के महीने में मलमास लगेगा, तो वो लोग जानते हैं मलमास, लेकिन वो नहीं जानते कि मलमास क्यों लगता है। सीधी सी बात है, वो मलमास जानते हैं लेकिन मलमास लगता क्यों है ये नहीं किसी को पता है। आज भी गांव देहात में एक बहुत, मतलब जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो दिमाग में रखे, फलाना पंडित जी कहे हैं कि मलमास लगेगा, वो लोग लगा देते हैं। लोग अब लगा देते हैं, लोग ऐसे जो नहीं पढ़े थे, हमें नहीं मालूम कि कैसे होगा।
बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अब वो अलग अलग महीने में ही मलमास लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ही 11वां दिन जिस भी सौर मास के अकॉर्डिंग जहां तक सूर्य पृथ्वी है, जहां तक पहुंची हुई है, वहां पर चंद्रमा का 11वां दिन जहां अतिरिक्त होगा उसी महीने में लगेगा। कोई फिक्स महीना भी उसका भी नहीं है, सब अलग अलग महीने में मलमास लगते रहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से तो ये शक संवत बनाने के पीछे कारण सिर्फ यही था कि हमें दुनिया में सरवाइव करना था, दुनिया से व्यापार करना था, लोगों को एक कैलेंडर बताना था। हालांकि जो धार्मिक कैलेंडर है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है। आज भी पूरा का पूरा हिंदू धर्म, सनातन धर्म आज भी विक्रम संवत के हिसाब से चल रहा है। हालांकि एक बात मैं आपसे बता दूं कि दशहरा, दिवाली, ये सब कुछ जो है ये विक्रमी संवत पर आधारित है। लेकिन वहीं अगर मकर संक्रांति की बात कर लिया जाए, मकर संक्रांति, तो वही मकर संक्रांति शक संवत पर आधारित है। उसका एक डेट फिक्स है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो वही 14 जनवरी को पड़ जाता है खिचड़ी। पूर्वांचल क्षेत्र में खिचड़ी कहा जाता है, कहीं लोहड़ी कहीं कुछ कह लिया जाता है, वो 14 ही जनवरी को पड़ता है। तो वो है ना, वो शक संवत पर आधारित। बाकी त्योहार जो है विक्रम संवत पर आधारित है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल या राजनीतिक मंशा नहीं था। प्रोफेसर मेघनाथ साहा के नेतृत्व में एक कैलेंडर सुधार समिति का गठन किया गया 1952 ईस्वी में, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने काफी हद तक ये, अब 1957-52 की बात हो रही है, लोगों में एक ऐसा कैलेंडर प्रस्तुत करना था। हालांकि आज भी देखिएगा सिर्फ आधिकारिक नोटिस तक उस कैलेंडर का अस्तित्व रह गया है, अन्यथा तो नहीं। सारा क्रियाकलाप जो काम होते हैं, अगर सामाजिक रूप से कहा जाए तो अंग्रेजी कैलेंडर में हो रहे हैं, और जो धार्मिक रूप से कहा जाए वो सबके सब विक्रमी संवत के हिसाब से हो रहा है। शक संवत का अस्तित्व सिर्फ उतना ही रह गया कि नोटिस निकाला जाएगा तो उसमें कहीं उल्लेख उसका हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 22 मार्च 1957 उनकी रिपोर्ट के आधार पर वहां से कैलेंडर की शुरुआत होती है, शक संवत के आधार पर। ठीक है, बाकी आपका विचार क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।